नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खबरों के पिटारे के साथ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस की ओर से देश भर में अलग अलग जगहों पर आज आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में बयानबाजियों का दौर पूरे तरीके से चरम पर है। साथ ही साथ बताएंगे कि बारिश से किस तरीके से प्रदेश भर प्रभावित हो रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आकांक्षा शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। जी बिल्कुल। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल। और जहां कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, तो वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी उपस्थित रहे। और जहां राजीव गांधी की जयंती हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। जी बिल्कुल। इस दिन शांति, राष्ट्रीय एकता, मेल मिलाप और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। कांग्रेस ने राजीव गांधी के आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान को विशेष रूप से याद किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आपको बताते चलें कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और जिस पर उनकी जयंती को लेकर तमाम तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के राजघाट की दिखा रहे हैं, जहां आज गांधी परिवार समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और कई दिग्गज नेता आज उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं आकांक्षा, जहां अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीन की सेना के अतिक्रमण के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों को लेकर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि भारत चीन सीमा का मुद्दा एक बेहद ही गंभीर विषय है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर फर्जी दावे ना किए जाएं। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की तस्वीर साफ की और कहा कि 60 किलोमीटर चीन का भारत में घुसने का दावा पूर्ण रूप से गलत है। और इसी पर बनी हमारी एक खास रिपोर्ट, दिखाते हैं दर्शकों को। अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर चीन की सेना के अतिक्रमण के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दावों को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत चीन सीमा का मुद्दा एक गंभीर विषय है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर फर्जी दावे ना करें। उन्होंने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की तस्वीर साफ की और कहा कि 60 किलोमीटर चीन का भारत में घुसने का दावा गलत है। जो लोग कहते हैं कि 60 किलोमीटर चाइना अंदर घुस गया है और तरह तरह का वीडियो शेयर करके बदनाम करता है यहाँ में, ये गलत बात है। बॉर्डर में प्रॉब्लम है। हमारे अरुणाचल के गांव के कुछ लोग बॉर्डर प्रॉब्लम को लेकर के जो चिंता जाहिर किया है वो सही है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर डिलिनेशन नहीं हुआ। जो टफ टेरेन है, हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ गांव नहीं होते हैं। गांव तो नीचे वैली में गांव होते हैं। ऊपर में तो हमारे अरुणाचल के लोग पारंपरिक पहले कभी ग्रेजिंग के लिए जानवर या हंटिंग के लिए जाते थे या ट्रेडिंग के लिए अप डाउन करते थे। किरण रिजिजू ने कहा कि सीमा रेखांकित नहीं होने के चलते भारत और चीन के बीच तनाव होता रहता है। मेन प्रॉब्लम यह है कि चीन ने पहले से रास्ता बनाना शुरू किया था और भारत नहीं बना रहा था। चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन होते रहता है। मेन प्रॉब्लम यह है कि चाइना की तरफ से रास्ता वगैरह पहले बनाना शुरू किया। उन्होंने हाईवे बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और इंडियन गवर्नमेंट उस समय में ये निर्णय किया गया था कि इंडिया की तरफ से रास्ता नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो कांग्रेस के समय में जो डिफेंस मिनिस्टर था एंटोनी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बयान दिया कि भारत सरकार का पॉलिसी है कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर साइड में रास्ता नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और चाइना बनाते आ रहा है। रिजिजू ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे गांवों में आ गए हैं। डिमार्केशन नहीं होने की वजह से उन्होंने कब्जा जमा रखा है। हमारे लोगों का मानना है कि हमारी जमीन आगे तक है, उस तरफ के लोगों का कहना है कि उनकी जमीन इधर अंदर तक है। वहाँ के बॉर्डर फोर्सेस, वहाँ के जो हमारा बीआरओ के जवान है, हमारा आर्मी है, आईटीबीपी है, सबसे मैंने मिला और रास्ता को कंप्लीट किया। अभी तो रास्ता बन गया। 1947 से लेकर के आप सोच के देखिए, इतने साल तक
बॉर्डर में रास्ता नहीं बना पाया। ताकसिंग का रास्ता भी 2019 में ही मोदी जी के समय में हम लोगों ने बना करके, मैं खुद वहाँ गया। तो जब हमारा रास्ता नहीं बना, चाइना ने रास्ता बनाया, तो वो जो अपर एरिया में कुछ जगह में चाइनीज आर्मी ने पहले ऑक्युपाई किया और वहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। रिजिजू ने साफ किया कि भारत पहले भी साफ कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश देश का हिस्सा है और भारत का कहना है कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों के रिश्ते के लिए जरूरी है। रिजिजू का बयान राहुल गांधी को स्पष्ट भाषा में दिया गया जवाब है, क्योंकि राहुल गांधी बीते दिनों दावा कर रहे थे कि चीन भारत में 60 किलोमीटर अंदर घुस आया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर देश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के आंदोलन को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। बिल्कुल, और देखिए राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आया है तो आखिर क्या होगा। और जहां राहुल गांधी ने जातीय गणना के तरीके और ओबीसी की आबादी व प्रतिनिधित्व को लेकर भी सरकार पर कई सवालों को खड़ा कर दिया है। जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से आखिर उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए। जातीय जनगणना, ओबीसी की गिनती और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर पहले से सियासी जंग जारी है, लेकिन अब राहुल गांधी के एक बयान ने इस लड़ाई को और धार दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम में हाल के जेंजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और ओबीसी समाज के आंदोलन की चेतावनी देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए उसी तरह बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आया तो हालात क्या होंगे। राहुल का सीधा निशाना मोदी सरकार पर था। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने जातीय गणना के तरीके पर भी सवाल उठाए। राहुल का आरोप है कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान किए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए वैसा कॉलम नहीं रखा गया। केवल जातीय गणना की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये है कि इसमें पिछड़े वर्गों की आबादी और प्रतिनिधित्व को सही तरीके से दर्ज किया जाए। इधर राहुल ने ओबीसी पर आक्रामक रुख अपनाया तो उधर सरकार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल के बयान को पॉलिटिक स्टंट बताया और उन्हें दिशाहीन नेता करार दिया। देखिए, राहुल गांधी एक भ्रमित नेता हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके गर्त में डूबती जा रही है, जिसका सर्वनाश अब निश्चित है। राहुल गांधी कभी इसकी बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं, ना उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है और सदन में वो चर्चा से भागते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हताश है, निराश है और बदहवास है। राहुल गांधी क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ओबीसी समाज को भड़काते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए हमें सरकार की तरफ से देखना चाहिए कि उनको कैसे सुरक्षित करें। आप लोगों को सही सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको आत्मनिर्भर कीजिए। आप एक विजन प्लान तो निकाल के आइए। आप सिर्फ कास्ट कम्युनिटी पे कब तक करते रहेंगे आप जात पात धर्म की राजनीति? देखिए, राहुल जी दरअसल केवल एक बयानबाज नेता की तरह उभरते चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही, अनेक राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन सरकारें बनी। केंद्र सरकार में उनके कार्यकाल में ओबीसी के जो सेक्रेटरीज थे वो कितने थे भारत सरकार में? इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोकसभा सांसद पप्पू यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस सरकार के डिक्शनरी में न तो अपर कास्ट बचा, न तो ईबीसी बचा, न एसटी बचा, न ओबीसी बचा। ये सबसे ज्यादा सभी तरह के अधिकार से वंचित रखने वाली सरकार ईबीसी और ओबीसी की बनी है।
यानी एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी समाज की लामबंदी का सवाल उठाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बता रही है। राहुल गांधी का नया बयान अब इस बहस में एक नया एंगल ले आया है, क्योंकि अब बात ओबीसी आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। जी बिल्कुल। बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अब वह लीगल और मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बिल्कुल। और जहां पर देखिए मायावती ने भी दावा किया है कि बीएसपी की चुनावी तैयारियों को देखकर विरोधी दलों में अब बेचैनी बढ़ गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। यूपी का चुनावी दंगल जीतने के लिए योगी और अखिलेश के साथ साथ मायावती ने भी कमर कस ली है। इस बार मायावती ने बड़ा दाव चला है। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सतीश चंद्र मिश्र लीगल और मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग संबंधी काम भी देखेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव 2027 की तैयारियों के मद्देनजर बीएसपी के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने की जमीनी मजबूती के साथ साथ पार्टी उम्मीदवारों के चयन और उनके नामों की पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलनों में घोषणा करने की प्रक्रिया भी चल रही है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों में काफी बेचैनी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों में भी अब अनवरत बदलाव होना भी स्वाभाविक है। मायावती ने पार्टी का जनाधार बढ़ाने और 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को दोहराने का प्रयास तेज कर दिया है। वहीं सपा ने मायावती पर पलटवार किया है और दावा किया है कि ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ खड़ा होने को तैयार है। हमारी पार्टी भी ब्राह्मण इस समय भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित है, अपमानित हुआ है, इसलिए वो हमारे साथ खड़ा होने को तैयार है और वो हमारे साथ खड़ा होकर भाजपा की सरकार को बदलने के उसमें लगा है। आज अगर बहन जी इस तरह की बात अगर कर रही है, अगर वो जरा सी भी उन्हें अगर चिंता होती लोगों की, पिछड़े दलित या जो भी कमजोर वर्ग की, अगर वो लड़ाई जरा सड़क पे लड़ी होती तो आज ऐसी दशा नहीं होती। तो कहीं न कहीं उन्हें लोग बीच में जाना चाहिए और कुछ संघर्ष करना चाहिए। मायावती के दावे से यूपी में सियासी गर्माहट बढ़ गई है। वहीं एनडीए कुनबा समाजवादी पार्टी पर भड़क रहा है, जो अखिलेश, बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं। वहीं राजभर का दावा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है और 2027 की जंग बीजेपी जीतने जा रही है। अखिलेश जी को इस बात का अंदाजा है कि 2027 में उनकी पार्टी का हस्र ममता दीदी की तरह बहुत खराब हो गया, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए सत्ता बनाने की बात कहकर वो अपने मन को समझाने का प्रयास करें। भाजपा की चिंता न करें, लोग अपना घर संभालें, क्योंकि लोगों के घर पे बहुत सारे लोग जो है भाजपा की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ ऑल इज वेल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सीट का झगड़ा नहीं है। हम सब लोग मिलकर के 27 में सरकार 2017 से ज्यादा सीटें जीत के बनाने जा रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले बयानबाजी बढ़ती जा रही है। हर दल खुद की जीत और विरोधी की हार का दावा कर रहा है। वैसे मायावती के बैक टू बैक बड़े फैसले सपा और कांग्रेस की नींद जरूर उड़ा सकते हैं। अब देखना होगा कि यूपी चुनाव में मायावती का एक्टिव होना किसके लिए फायदे और किसके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है और इस बार देखिए फिर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गठबंधन की राजनीति, सीट बंटवारे और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल। दरअसल ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिप्लाई किया है, जिसमें अखिलेश ने लिखा था कि यूपी में एनडीए गठबंधन की पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर कुछ आंकड़े लिखे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी तेज और तीखी हो गई है। इस बार फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
उन्होंने गठबंधन की राजनीति, सीट बंटवारे और समाजवादी पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर कई सवाल उठाए। दरअसल ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिप्लाई किया, जिसमें अखिलेश ने लिखा था कि यूपी में एनडीए गठबंधन की पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर कुछ आंकड़े लिखे थे। आप ओपी राजभर को सुनिए। दिन में भाजपा खिलाफ बोलते हैं और रात को एक गुलदस्ता लेके मोदी जी के यहाँ, अमित शाह जी के यहाँ पहुंच जाते हैं, योगी जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब आदमी मिलता है तभी जानकारी होती है। हम तो मिले थे, का नाम जो प्रभारी बनाए गए हैं गौतम जी, तो वो बताए कि 201 सीट पर हम लड़ेंगे। हमके बात हो गई, कहाँ फाइनल, अब 201 से नीचे हम अइबे नहीं करेंगे। हमारे सीटों का झगड़ा नहीं है, हम लोग झगड़ा इस बात का, हम सब लोग मिलकर के सरकार बनाने का हम लोगों का लड़ाई है और सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। 17 से भी ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। ओपी राजभर ने दावा किया कि अखिलेश खुद चाहते हैं कि बीजेपी जीते, जिससे उनका परिवार सुरक्षित रहे। साथ ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि सपा कांग्रेस को 201 सीटें देगी, क्योंकि सपा के लिए कांग्रेस जरूरी है। वो अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हम सुरक्षित रहें, बस इतना उनका काम ही है, उनका परिवार सुरक्षित रहे। दिन में बोलेंगे, सदन में बोलते हैं, रात को जाके मिल जाते हैं कि भाई सदन में बोल दिए, देखिए हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो। 201 सीट देंगे, वो उनकी मजबूरी है, अखिलेश की मजबूरी है, कांग्रेस जरूरी है। ओपी राजभर के इन बयानों को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आई हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश एनडीए की चिंता छोड़ दें, फिलहाल अखिलेश अपनी पार्टी संभालें, कि उनके कितने सांसद टूटने वाले हैं। मुझको लगता है कि आदरणीय जयंती जी को या आदरणीय राजभर जी को या अन्य पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये पार्टी तय करेगी, इंटरनल समूह हमारा तय करेगा। अभी उसकी मीटिंग भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी अपना घर देखें। जो बहुत सारी चर्चाएं समाजवादी पार्टी के सांसदों के टूटने की है, विधायकों के टूटने की है, उनको संभालने का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एनडीए किन के साथ लड़के चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें देगा, किस साथ गठबंधन होगा, ये अभी भविष्य घर में है और अभी भाजपा को जानकारी नहीं है, अखिलेश को जानकारी कहां से होगी। तो ये सब बातें हास्यास्पद है, इनका कोई अर्थ नहीं। देखिए, अखिलेश यादव किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी उनके बहुत पुराने साथी रहे, तो उनको जरूर उनकी तमाम सारी आदतों के बारे में मालूम है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जनता के साथ नहीं है। अखिलेश यादव अभी भी माफियाओं के पोषण करने के लिए हर प्रकार की संभावनाएं तलाशने का कार्य करते हैं। और अगर विकास कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ जी से मिलते तो जरूर अच्छा होता, लेकिन वो तो केवल विरोध करने का काम करते हैं और आजम खान की तरफदारी करके वो इस बात को और स्थापित कर रहे हैं। जबकि सपा कह रही है कि अब ओपी राजभर मजबूरी में बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के साथ रहना उनकी मजबूरी है, जल्द ही वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। मैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जिस लोकसभा से हूँ उसी के एक विधानसभा से वो भी एमएलए हैं, बने थे, और समाजवादी पार्टी के सहयोग से आज वो भाजपा में है। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जैसे चाहती है वैसा जीत गंवाने का काम करती है। तो वो बेचारे गा रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा वहाँ है नहीं, वो आत्मा उनकी समाजवाद में बसती है। हमको विश्वास है कि वो बहुत जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर गरीबों, मजलूमों, किसानों, नौजवानों की आवाज बनेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज होने के साथ ही नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। ओपी राजभर के इस बयान को भी उसी राजनीतिक माहौल का हिस्सा माना जा रहा है, जहां सभी दल अपने अपने समर्थकों को संदेश देने और विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं देखिए, अब गोंडा में भी समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, और जहां जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कार्यकर्ता लखनऊ में स्थित सपा कार्यालय पहुंचे और सपा प्रमुख के काफिले के सामने भी पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार, मदरसा बंद कराने और बीजेपी से मिली भगत जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और संगठन को भंग कर नए सिरे से गठन की मांग की है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। गोंडा में समाजवादी पार्टी का संगठन इन दिनों ऐसा अखाड़ा बना हुआ है जहां विरोधी कम और अपने ही ज्यादा भिड़ते नजर आ रहे हैं। जिलाध्यक्ष से नाराज सपा कार्यकर्ता लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच गए और सपा प्रमुख के काफिले के सामने ही हाथों में पोस्टर लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
साथ ही मदरसा बंद कराने और बीजेपी से मिली भगत के भी आरोप लगाए हैं। क्या वजह? जिला अध्यक्ष गोंडा हटाइए, गोंडा बचाइए। क्या वजह है? वजह है भाजपा ही जिला अध्यक्ष है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से, विधायक सांसद से मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग पीड़ित है। पुराने कार्यकर्ता हैं हम लोग, हमारा सबका सम्मान नहीं हो रहा है, कार्यकर्ता दुखी है वहाँ पे। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का दावा है कि मौजूदा जिला अध्यक्ष की कथित तौर पर बीजेपी से नजदीकी है, यानी जिस पार्टी से मुकाबला करना है उसी से दोस्ती का आरोप लग रहा है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि गोंडा में संगठन की स्थिति बहुत खराब है, संगठन को भंग किया जाए और नए सिरे से संगठन खड़ा किया जाए, जिला अध्यक्ष को हटाया जाए और पार्टी गुप्त सर्वे कराकर किसी ईमानदार और कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाले नेता को जिम्मेदारी दे। जो माननीय जी का वोट बैंक है, ये जिला अध्यक्ष महोदय जी डीएम को चिट्ठी लिख करके मदरसा बंद कराए। जब हम लोगों ने बवाल किया, नाराजगी जताई, फिर दोबारा मदरसा चालू हुआ, लेकिन हम लोग के मेहनत से चालू हुआ। एक यादव समाज का दूध का पैसा खाए थे, जब ये न्यूज में चला तब जाकर उसको पैसा मिला। ये जिला अध्यक्ष का भाई है, लेकिन वो तो उन्हीं की कृपा। सपा कार्यकर्ताओं का ये विरोध सिर्फ एक जिला अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी है या फिर संगठन के भीतर पनप रहे बड़े असंतोष की पहली झलक? ये फैसला अब सपा नेतृत्व को करना है, क्योंकि फिलहाल गोंडा में सवाल जिला अध्यक्ष पर ही नहीं, पूरे संगठन की सेहत पर उठ रहे हैं। अब बिना किसी देरी के बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद वंदे मातरम को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिल्कुल, और जहां देखिए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस वंदे मातरम के वही शुरुआती 2 पद गाएगी जिन्हें 1937 में तय किया गया था। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। वंदे मातरम पर सियासी लड़ाई कम होती नजर नहीं आ रही है। सोनिया गांधी पर बीजेपी के तीखे हमलों के बीच दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सीडब्ल्यूसी सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और हमारे 4 मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई और बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने 2 टूक कहा कि वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का सियासी मुद्दा है। This Vande Mataram and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने बीजेपी को हमला करने का नया मौका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम के विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कई नेताओं ने 1937 के पार्टी के स्टैंड को दोहराया। बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम का 1937 का वर्जन यानी पहले 2 पैरा ही गाएगी। We are very, very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. फर्स्ट 2 चांस था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं, बल्कि आज का मुद्दा चढ़ावा चोरी और युवा है। ये बार बार ये मुद्दा बनाया जा रहा है। आज का मुद्दा युवा है, आज का मुद्दा परीक्षा है, आज का मुद्दा चंदा चोरी है, विदेश नीति की विफलता है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा सीटों पर महिला आरक्षण के पक्ष में है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मौजूदा लोकसभा की संख्या 543 है, वो अगले 25 साल तक 543 ही रहने के पक्ष में है। उसमें जो हर एक राज्य का हिस्सा है वही रहे अगले 25 साल तक। कांग्रेस के रुख से साफ है कि वंदे मातरम पर सियासी फाइट थमती नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के स्टैंड पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। तो खबरें आगे भी ऐसे ही लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल के आरोप को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने पटना के गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला।
बिल्कुल। और हालांकि देखिए पुलिस ने मार्च को आयकर विभाग के पास ही रोक दिया और जिसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में भी लिया गया है और जिसके बाद से ही बिहार का पारा पूरे तरीके से हाई नजर आ रहा है। और इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार में छात्रों पर AK-47 के इस्तेमाल के आरोप को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में हल्ला बोला। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने तेजस्वी के मार्च को बीच में ही रोक दिया। तेजस्वी यादव हिरासत में ले लिए गए। तेजस्वी ने कहा, हम लोगों का मार्च राजभवन तक था, लेकिन आयकर विभाग पर ही रोक दिया गया है। इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम सरकार गिराकर ही दम लेंगे। अपराध बढ़ गया, छात्र का भविष्य खराब हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पारदर्शिता नहीं है किसी बहाली में लेकर के। आखिरी बार नौकरी मिला था जब हम लोग आए थे तो दिए थे, हम लोगों ने नौकरियां दी। बेरोजगारी खत्म करने का नारा हम लोगों ने दिया और ये लोग आते ही अपने वादे से मुकर रहे। वोट खरीद करके सेटिंग गेटिंग से मशीन चोरी करके ये लोग सत्ता में आए हैं और गोलियां बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम लोग डरते नहीं, हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे कहीं रहे लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस निकम्मी बेकार वाली सरकार को उखाड़ के जब तक हम लोग नहीं फेंकेंगे तब तक अंतिम सांस हम लोग नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव के इस मार्च को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी कह रही है कि बड़ी देर से जागे हैं, लेकिन सरकार छात्रों के हित में कई कदम उठा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष है, देर से ही सही जगे हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार तब तक कई कदम उठा चुका। छात्रों के हित में यह सरकार सजगता से काम कर रही। हिरासत में लेने के बाद तेजस्वी यादव को छोड़ दिया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव के सरकार पर हमले जारी रहे। दरअसल बिहार के सीवान में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन बेकाबू भीड़ को देख एक पुलिसकर्मी ने हवा की ओर AK-47 से फायर दागा था। अब तेजस्वी ने इसी कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर एक नया कानून 28 अगस्त 2026 से लागू होने जा रहा है। जी बिल्कुल, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। और जहां कानून का मकसद जबरदस्ती, धोखे, दबाव, धमकी, गलत जानकारी, लालच या फिर अनुचित प्रभाव के जरिए कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है। इसी पर बनी हमारी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन पर अब कानून का शिकंजा और सख्त होने जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से 17 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 28 अगस्त 2026 से पूरे महाराष्ट्र में प्रभावी हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इस कानून का मकसद किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती, दबाव, धोखे, प्रलोभन या दूसरे गैर कानूनी तरीकों से धर्म परिवर्तन रोकना है। नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति बल, छल या लालच देकर किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। ऐसे मामलों में 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपराध को गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल श्रेणी में रखा गया है। साथ ही अपराधी पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कानून सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन पर ही नहीं, बल्कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया पर भी नई शर्तें लगाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो उसे निर्धारित प्राधिकारी के सामने 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। इसके बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का खुलकर स्वागत तो नहीं किया है, लेकिन विरोध के सुर भी फिलहाल उतने मुखर नहीं दिख रहे। इस पर देखिए चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में, लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए कि इस कानून की इम्प्लीकेशंस क्या है। हमारी सत्ता पितरात्मक से मात्रात्मक की तरफ अगर हम भेज रहे हैं या कोई भी चीज कर रहे हैं, इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन समाज में हो, उसके बाद कोई भी चीज लागू हो तो बेहतर। देखिए धर्म परिवर्तन के अलग अलग कानून हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, इन सब को साथ में लेते हुए एक नया कानून बनाया जाएगा तो हम सब उसकी बात करेंगे, इसमें विचार विमर्श होना चाहिए। तस्वीर साफ है,
महाराष्ट्र में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू होने के साथ ही धर्म परिवर्तन पर कानूनी पहरा और कड़ा होने जा रहा है। अब बहस इस बात पर है कि नया कानून जबरन और धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर कितनी प्रभावी रोक लगाएगा। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़क पर उतारा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में शुरू की गई इस सेवा के साथ महिलाओं के लिए 50 विशेष बसों की सुविधा भी शुरू की गई है। देखिए हमारे संवाददाता अरविंद खास रिपोर्ट। देखिए, ये हमारी माताओं बहनों का अधिकार था जिसको पिछली सरकार ने अधिकारों से वंचित किया, और हमारी सरकार जब से आई है निरंतर दिल्ली की जनता का जो हक है उसको पूरा कर रही है। हमारी माताओं बहनों के लिए जो बसें चलती थी वो बंद कर दी गई थी, उसके ऊपर ये काम हुआ है। और भी हमारी माता बहनों को बसों की जरूरत होगी विद सिक्योरिटी हम उपलब्ध कराएंगे। ई पॉलिसी को लेकर आप लोगों ने जो बातें रखी कि दिल्ली वासियों को ई पॉलिसी पर लाएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन चलाएंगे, तो ये टारगेट कब तक का है सर? देखिए, हम अपने टारगेट की ओर है। हम ई पॉलिसी भी लाए हैं और स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लाए हैं, और आपको ये पता है कि हिंदुस्तान में इससे अच्छा स्टेट जो हमने ईवी पॉलिसी दिया है, सब्सिडी दी है, किसी ने दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने राजघाट में अपना एक ईवी चार्जिंग खोला है। हम हमारे डीटीसी के बहुत से जगह पे खुलने जा रहा है 1 से 1.5 महीने के अंदर, और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी 1.5 से 2 महीने में आ जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि आप ईवी की ओर जाइए, आइए। सरकार आपके लिए वचनबद्ध है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कमी नहीं है। आप अंदर भाषण दे रहे तो हमने भाषण को सुना, 2029 तक जो आपने टारगेट किया है कि 2029 तक इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में ही चलेंगे सर। मैंने और मेरे गाँव के आखिरी कोने पे तक और मेरे कॉलेज का जो हक है, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो मिलेगा। सर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है सर। बरनी इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगा, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा सरकार है, दिल्ली सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर काम कर रही है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी में स्थित राजकृष्ण अस्पताल में कथित अनियमितताओं के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। यह कार्रवाई कुछ दिन पहले इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद की गई है। आखिर क्या कुछ है मामला, दिखाते हैं आपको हमारे रिपोर्टर के माध्यम से बनी इस रिपोर्ट में। देखिए, जिस समय पे ये वारदात हुई थी उसका त्वरित गति संज्ञान लिया गया था, और त्वरित गति संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा अपने जितने विभागीय अधिकारी हैं उन लोगों को आदेशित किया गया है, और उन्होंने वहाँ पर जाके कार्रवाई की है बकायदा, और उनका जो ओटी है उसको भी सील कर दिया है, और ऊपर का जो ब्लॉक है प्री एंड पोस्ट ऑप उसको भी सील कर दिया है, और उसको ये भी चेतावनी दे दी गई। चेतावनी क्या, उसको बकायदा ये आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी मेडिकल संबंधित वो हॉस्पिटल कोई भी कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त पुलिस को उसकी सूचना दे दी गई है, एफआईआर के बारे में संबंधित मुकदमे की कार्रवाई पूरी करी जा रही है। उसके लिए फिर यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस से और या फिर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से बिल्कुल बात की जाएगी, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको लिखित में सूचना देते हो उसको फिर तत्काल उसके खिलाफ त्वरित गति से कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी में राजकृष्ण हॉस्पिटल है, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। डॉक्टरों के ना आने के कारण और ये जो अस्पताल है इसके रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण यहाँ पे ऐसी अनियमितताएं बरती गई, जिसने एक महिला की जान ले ली। महिला को जब उपचार लोनी के इस हॉस्पिटल में नहीं मिला तो उसे स्टाफ द्वारा जो है जीटीबी रेफर कर दिया गया था, जहां बीच में बताया जा रहा है उसकी महिला की मौत हो गई थी। इसी पर स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद सीएमओ द्वारा जो है एक कार्रवाई की गई है, जिस पर जो है पूरे इस राजकृष्ण हॉस्पिटल जो ये लोनी में अस्पताल है इसको सील कर दिया गया है। गाजियाबाद से इंडिया वॉइस इंद्रेश शर्मा। अब खबर प्रयागराज से है, जहां लगातार भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं। प्रमुख सड़कों से लेकर निचले इलाकों और पॉश कॉलोनियों तक भारी जलभराव देखने को मिल रहा है, और जहां कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, और जिससे देखिए लोग भी जो है वो खासतौर पर प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ परिस्थितियां हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जहां गंगा यमुना उफान पर है, वहीं बारिश का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आलम यह है कि पॉश इलाकों में भी सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अब आपको प्रयागराज के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। मूसलाधार बारिश ने प्रयागराज वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज की प्रमुख सड़कें और निचले इलाकों के साथ
पॉश एरिया भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियां पानी में आधी आधी डूब गई हैं। वहीं कई लोगों की बाइक जलभराव की वजह से बंद हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो प्रयागराज में आसमान से आफत बरस रही है, जो हर दिन परेशानी बढ़ा रही है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए। हम जॉर्ज टाउन में हैं, स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है। आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब स्टूडेंट की कितना दिक्कत हो रही है? स्टूडेंटों में बहुत दिक्कत हो रही है। तो पानी कितना है अभी? उठने से ऊपर पानी है, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ा यहाँ के पानी जल भराव को यहाँ पे ध्यान दे और आवागमन को थोड़ा वो सुधारें। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। संगम क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं गंगा का जल अब हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पहुंच चुका है। संगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों और दुकानदारों को हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अभी स्थिति ये है कि लगातार जल बढ़ रहा है और सारे सामान वगैरह हटाया जा रहा है। अगर इसी तरह जल बढ़ता रहेगा तो कल हनुमान जी सहन कर जाएंगे। अभी प्रॉब्लम तो ही है सभी लोगों के लिए, दुकानदार के लिए, पंडा प्रयागवाल के लिए, सभी लोग अपना सामान हटा रहे हैं। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश और ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को भी संगम स्नान करने से रोका जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि कोई भी अनहोनी न हो। पानी ज्यादा था, वो लोगों ने मना किया, इसलिए स्नान नहीं किया। प्रयागराज में प्रशासन की तरफ से राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, मेडिकल किट और फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोगों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर भी निकाला जा रहा है। प्रयागराज में बिगड़े हालातों पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, महाकुंभ के नाम पर जो 1 लाख करोड़ रुपए प्रयागराज के तथाकथित स्मार्ट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च किए गए थे, ये उस महाभ्रष्टाचार का जीता जागता और बहता बहाता प्रमाण है। बनाने चले थे दिव्य, लेकिन हर तरफ दिख रहा है द्रव्य। अब क्या इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज से जल राजनगर करेंगे? भाजपाइयों ने सोचा न था कि उनके महापाप की पोल कभी धार्मिक रूप से खुलेगी, कभी प्राकृतिक रूप से। पाप की सजा इसी धरती पर मिलती है। वैसे प्रयागराज के लोगों को सियासत नहीं बल्कि समाधान चाहिए। अब देखना होगा कि प्रयागराज में हालात कब तक सामान्य होते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घमासान से लेकर महाराष्ट्र के नए कानून के बारे में जानकारी दी। तो वहीं आपको प्रयागराज की बारिश के बाद प्रभावित होने वाली तस्वीरें भी दिखाई। तो हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।